बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त इंडिया के पास S-400 आ गया है और रशियन टेलीविजन के मुताबिक अब इंडिया को S-4 सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी गई है और इस सिस्टम आने के बाद इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ये बात किस हद तक सच है, इन सारे के सारे इश्यूज को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं कि S-400 इंडिया को कब और कैसे मिलेगा और कितनी तादाद में मिलेगा और उसको इंडिया कहाँ पर डिप्लॉय करेगा। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि उनसे किस किस जगह को कितना खतरा हो सकता है और S-400 एयर डिफेंस को काउंटर कैसे किया जा सकता है और बहुत सारे मुमालिक ने इसको काउंटर भी किया है। पहली चीज आते हैं कि S-400 की जो डिलीवरी है वो इस महीने यानी दिसंबर के महीने से शुरू हो जाएगी। उसके बाद तकरीबन 2023 की आखिर तक ये सारा का सारा सिस्टम इंडिया के पास आ जाएगा। इंडिया ने 5-6 ऐसे सिस्टम्स अक्वायर किए हैं विद 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स जो इनके ट्यूब्स में पड़ती हैं और उसके अलावा बहुत सारे अच्छे खासे मिसाइल के साल्वोज हैं। मतलब यूं समझ ले पर यूनिट इनको 150 से 100 के करीब मिसाइल्स पड़ रही हैं। उससे ये होगा कि इनकी जो पोटेंशियल रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर के अंदर ये तकरीबन 150 के करीब जहाजों को हिट कर सकते हैं। उसके बाद ये बैटरी रन आउट हो जाएगी और उसके बाद इसको फिर से मिसाइल्स की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन इसमें एक और क्रिटिकल पॉइंट भी है वो जो बताया नहीं जा रहा है कि ये मिसाइल्स एट अ टाइम पर 24 टारगेट्स को ही इंगेज कर सकता है। 24 से ज्यादा टारगेट्स आ गए तो ये इंगेज नहीं कर सकता। इन शॉर्ट इसको फिर पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि कौन से 24 टारगेट्स इंगेज करने और कौन से नहीं करने हैं। अब आते हैं इनकी डिप्लॉयमेंट की तरफ। ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं 2 के करीब यूनिट्स इनके डिप्लॉय किए जा रहे हैं चाइना की तरफ, एक अरुणाचल प्रदेश की तरफ, दूसरा लद्दाख की तरफ। 2 के करीब डिप्लॉय किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, एक गुजरात की तरफ, दूसरा आपका राजस्थान की तरफ, तीसरा आपका डिप्लॉय किया जा रहा है पठानकोट की साइड से। सो पठानकोट वाला ये आखिरी सिस्टम है। इसके बाद भी इनके इंटरेस्ट है कि हम 1-2 सिस्टम और ज्यादा ले ले। ये तकरीबन $5 बिलियन की डील है। इसके अलावा इनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए अलग सर्विसेज पे करनी पड़ेगी इंडियन आर्मी को। तकरीबन 100 के करीब इंडियन आर्मी के पर्सनल रशिया में मौजूद थे जो इस सिस्टम की कैपेबिलिटी के हवाले से सीख रहे थे, वहां पर समझ रहे थे और उसके बाद उन्होंने फुल इंडक्ट करके यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में ये पहली बैच होगी जो आई होगी। तकरीबन 20 के करीब लोग होंगे जिनको ये सिस्टम चलाना आया होगा। अब इंडिया को प्रायोरिटाइज करना है कि इसको कहाँ पर डिप्लॉय करना है, चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। और एक कंडीशन भी है कि इसको आप 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते, इसको आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स रेस्ट भी देना होता है। मतलब कोई एक ऐसा लूप होल होता है उस वक्त तक अगर कोई हमला करे तो ये सिस्टम एक्टिव ही नहीं होता। सो इस सिस्टम को आप 24 घंटे ऑन भी नहीं रख सकते। विद लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड कंडीशंस ये सिस्टम ऑपरेट करता रहता है। और माउंटेनियस टेरेन में इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है ये भी थोड़ी सी डाउटेबल है, क्योंकि जब भी ये सिस्टम डिप्लॉय किया गया है तो इसको माउंटेनियस टेरेन में डिप्लॉय नहीं किया गया, इसको प्लेन टेरेन में ही डिप्लॉय किया गया है। चाइना ने भी इसको प्लेन टेरेन में ही डिप्लॉय किया हुआ है, लद्दाख में डिप्लॉय नहीं किया। लद्दाख के साथ जो दूसरा बॉर्डर लगता है इंडिया और चाइना का, उसने वहां पर डिप्लॉय किया क्योंकि वहां पर कुछ अच्छी तादाद में प्लेन टेरेन मौजूद है। सो इस सिस्टम को मैक्स एफिशिएंसी हमेशा प्लेन टेरेन में मिलती है, वरना इसकी रेडार में माउंटेन्स आ जाते हैं और वो रेडार कवरेज को रोक देते हैं और फिर ये सिस्टम इतना पोटेंशियली इफेक्टिव नहीं रहता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि माउंटेन के अंदर छोटे साइज वाले रेडार वाले सेम्स भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। 50 किलोमीटर वाले, 100 किलोमीटर वाले वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आपके प्लेन टेरेन हो तो इसमें 200-300 किलोमीटर वाले रेंज वाले सेम्स काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब आते हैं इंडियन के भंगड़ों के ऊपर कि भंगड़े क्या डाल रहे थे इंडियंस की। ये सिस्टम हमारे पास आ गया है, अब पूरा पाकिस्तान कवर हो गया है, ये हो गया वो हो गया। इतना आसान नहीं होता सिस्टम को। अब मैं बताता हूँ कि इस सिस्टम को काउंटर भी कैसे किया जाता है और इंडियन डिप्लॉयमेंट में डिफिकल्टीज भी कैसी हैं। सबसे पहली चीज, ये पूरा का पूरा सिस्टम जितनी भी कवरेज देता है वो मैक्स 300 किलोमीटर तक की कवरेज देता है। 250 किलोमीटर के बाद ये टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी देता है। लेकिन अगर कोई टारगेट इसके तकरीबन 180 किलोमीटर अंदर आ जाए उसके बाद इसकी किल प्रोबेबिलिटी 100% बन जाती है कि ये 180 किलोमीटर अंदर आया हुआ सिस्टम उसको बड़े आसानी से ये मार सकता है। एट अ टाइम पे 24 टारगेट्स इंगेज करता है। अब इन सारी की सारी वीकनेसेस में मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लॉयमेंट कंडीशंस क्या है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इंडिया इसको माउंटेनियस टेरेन में नहीं लाएगा। इंडिया की कोशिश होगी कि इसको ऐसे प्लेन टेरेन में रखा जाए जिसमें कम से कम 200 बाय 200 किलोमीटर का प्लेन टेरेन मौजूद हो। मतलब लेफ्ट में भी 200 किलोमीटर अवेलेबल हो, फ्रंट में भी 200 किलोमीटर अवेलेबल हो और राइट में भी 200 किलोमीटर की प्लेन टेरेन अवेलेबल हो, ताकि ये सिस्टम मैक्स एफिशिएंसी पे काम कर सके। और यही इसको टेरेन मिलती है सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। बाकी कश्मीर के अंदर इस सिस्टम की कामयाबी की इतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, स्पेशली अगर कोई जेट लो फ्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम चाहिए होगा कि कोई लो फ्लाई सिस्टम, कोई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को भी आपके पास एक सिस्टम हो कि वो
वहां से हिट कर सके, और उसको भी आपको छुपाना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज्यादा कश्मीर पाकिस्तान की आर्टिलरी रेंजेस में आता है, फिर वो सिस्टम भी उतना इफेक्टिव नहीं रहता। अब आते हैं कि ये सारा का सारा सिस्टम बेसिकली डिप्लॉय होगा राजस्थान और गुजरात वाले बॉर्डर की तरफ से, और उस पर डिप्लॉय करने में इंडियंस को एक चीज का काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये होगा कि वो पाकिस्तान की आर्टिलरी रेंजेस या हतफ मिसाइल की रेंज में ना आ जाए, वरना पाकिस्तान इसको लोकेट करके इसको वहीं पर उड़ा सकता है। सो ये तकरीबन 80 किलोमीटर बॉर्डर के पीछे रखेंगे, बिल्कुल बॉर्डर के करीब आकर ये बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स या पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स की रेंज से ये बिल्कुल ही दूर रखेंगे, वरना ये सिस्टम तबाह कर सकती है पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स, और रॉकेट फोर्स को एंगेज करने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। सो टेक्निकली 80 किलोमीटर आप ये काट लीजिए, तकरीबन अगर इसकी इफेक्टिव रेंज 150 किलोमीटर की थी या 180 किलोमीटर की थी, तो इसमें से 80 किलोमीटर तो ये चले गए, बाकी बचा 100 किलोमीटर की रेंज का दायरा। वो आप किसी भी जेट के ऊपर भी दे दे, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान यही 100 किलोमीटर की रेंज का एडवांटेज इंडिया के बॉर्डर के ऊपर ले सकता है अपना S-300 डिप्लॉय करके। सो ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 20 से 30 किलोमीटर का ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ता है इस सिस्टम से और S-300 से, और यही पाकिस्तान इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास ये इतना भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन मसला ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपकी जो सुपीरियरिटी है वो 30 किलोमीटर की ही बचती है हमारे S-300 के कंपैरिजन में, और S-300 बहुत चीप कॉस्ट पे हमें मिल रहा है। जिस तरह से आपने $5 बिलियन इस सिस्टम पे खर्च किए, इससे बेहतर होता कि आप अच्छी खासी एयरफोर्स बना लेते, नहीं उससे आपको एयर सुपीरियरिटी भी मिल जाती। ये सिस्टम ना हिल सकता है ना हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, वहां पर इंस्टॉलेशन में बड़े मसले होते। अगर $5 बिलियन आप अपनी एयरफोर्स पे खर्च करते तो आपको एयर सुपीरियरिटी वैसे ही मिल जानी थी। सो नॉट सो वेरी स्मार्ट थिंकिंग ऑफ इंडिया, जिस तरह से इंडिया क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम के डाउन साइड क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि ये सिस्टम एक ही टाइम पे 24 टारगेट इंगेज कर सकता है। मैं आपको लेके चलता हूँ 1990s में ऑपरेशन जो हुआ था इराक और इंटरनेशनल फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई थी, वहां पर भी इसी तरह का एक सब सिस्टम था जो S-400 नहीं था, उससे सब कैटेगरी का सिस्टम था, वही डिप्लॉय किया हुआ था। अमेरिकन ने इतना सोफिस्टिकेटेडली उसको एंगेज किया हुआ था कि एक भी अमेरिकन जेट नहीं मारा गया था उस सिस्टम से, और वो बिल्कुल प्लेन टेरेन पे था, मतलब यूं समझ ले 100% एक्यूरेसी थी कि वो मार सकता था। और अमेरिकन ने एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी नहीं मारी थी। मैं ये कहूँ ना कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स 200-300 किलोमीटर दूर से फायर की गई हो, नहीं, बल्कि अमेरिकन ने क्या किया था, 200 से 300 के करीब ड्रोन्स भेज दिए थे। इसे कहते हैं एयर एटमॉस्फेयर को सेचुरेट करना, रेडार को सेचुरेट कर देना। 200 से 300 ड्रोन्स भेज दिए थे जो कि माइक्रो ड्रोन्स थे, और वो सारे के सारे एयर में घूम फिर रहे थे, और जिससे वो बहुत ज्यादा सिग्नल्स जनरेट कर रहे थे, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही सेचुरेट हो गया। उस सिस्टम को ये नहीं पता चल रहा था कि ये ड्रोन है या ये जेट है, ये ड्रोन है या जेट है। इस सारे के सारे कंफ्यूजन में अमेरिकन ने बड़ी आसानी से सिस्टम के क्लोज जाकर उसको उड़ाया था। ये 1990s की बात कर रहा हूँ, अब तो 30 साल गुजर चुके, अब तो इससे ज्यादा खतरनाक सिस्टम आ गया, अब तो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आ गई। अगर पाकिस्तान को इस सिस्टम को तबाह भी करना होगा, या तो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स या मोटर फोर्सेस है जो बड़ी इजीली आर्टिलरी वेपन्स यूज करके इस सिस्टम को तबाह कर सकती हैं, अगर ये सिस्टम पाकिस्तान की रेंजेस के अंदर आया होगा तो, या पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब होगा तो। अगर नहीं तो पाकिस्तान ड्रोन्स के थ्रू पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेचुरेट करके इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ बड़े आसानी से उड़ा सकता है। वो मैं भी आपको अभी क्लियर करके बता दूं कि कैसे। ये सिस्टम ज्यादा से ज्यादा इंडियन बॉर्डर से 80 किलोमीटर दूर रखेंगे और 80 किलोमीटर से ज्यादा करीब नहीं लाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स उसे तबाह कर सकती है। सो 80 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जाएंगे तो इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस वैसे ही कम हो जाएगी अगर उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर मारना है तो। सो 80 किलोमीटर की फिक्स पोजीशन पे ही ये ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। अब 80 किलोमीटर के बाद इसको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है पाकिस्तानी एयर स्पेस में। अगर पाकिस्तान 200 के करीब ड्रोन अपने ही एयर स्पेस में उड़ाए और फिर F-16 को एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ छोड़े, तो इस सिस्टम ने क्या करना है कि ये इसने पहले ड्रोन्स को फड़काना है, उसके बाद इसने F-16 या कोई हमारा एयर टारगेट को ढूंढ के मारना है। सो इस ड्रोन्स के साथ ये इतना सेचुरेट हो जाएगी कि पाकिस्तान की एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि नॉर्मल फेज में 150 से 200 किलोमीटर की रेंज रखती है, वो बड़े इजीली इस सिस्टम को फड़का सकती है। सो ये जो इंडियंस घोंसले बचा रहे हैं ना कि भाई अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा सिस्टम्स की टेक्निकलिटीज को भी समझा करें। इतना आसान होता ना तो फिर चाइना सारे के सारे S-400 ले लेता और फिर अमेरिका को कहता कि चलो भाई लंग भी जग खेलते हैं। सो सबको पता होता है कि एक सिस्टम के एडवांटेजेस भी होते हैं, वीकनेसेस भी होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और आपके जहन में कुछ घुसा होगा प्रिसाइजली मेरे इंडियन दोस्तों के जहन में। थैंक यू वेरी मच।